कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान परिचय करा दे आपसे HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा। शर्मा सर, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल से हम जानेंगे बाजार का हाल और साथ ही IT शेयरों में क्यों है जोरदार तेजी। स्टील की कीमतों में तेजी की वजह हमें बताएंगे आशीष। साथ ये भी जानेंगे कि पेपर शेयरों में तेजी के अहम ट्रिगर क्या हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार ने एक बार फिर से छलांग लगाई और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार बंद हुए। सेंसेक्स की लगातार हमने देखा 7वें दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 48,177 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 114 अंक चढ़कर 14,133 पर बंद हुआ। FIIs और DIIs का डेटा क्या कहता है उस पर भी एक नजर डालते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,843 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 715 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार रिकवरी हमने बाजार में देखी। दोपहर बाद हालांकि हमने तेजी भी देखी। आज का ये जो एक्शन है कहां से आया है बाजार में? नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने के साथ की। जी हां, ये लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन था जहां सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड बनाते दिखे और लाइफ टाइम हाई पर बंद भी हुए। जी हां, आज पहली बार निफ्टी 14,100 के पार बंद होने में कामयाब हुआ और सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाने के बाद 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन मामूली सी कमजोरी के साथ बंद हुआ। 13 पॉइंट के आसपास का नुकसान बैंक निफ्टी में रहा, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल काफी चुस्त दुरुस्त था और आज तेजी को लीड करने का काम किया IT शेयरों ने। TCS 4% उछलकर निफ्टी को ऊपर ले जाने में कामयाब रहा। तो मेटल शेयर भी पीछे नहीं थे। टाटा स्टील के नेतृत्व में सारे मेटल शेयर दमदार प्रदर्शन करते दिखे। जहां एक और प्राइवेट बैंक्स थोड़े कमजोर थे, वहीं सरकारी बैंकों ने तेज रफ्तार पकड़ी है और सभी सरकारी बैंक बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एकदम ट्रेंड साफ है, चौतरफा खरीदारी हो रही है, पार्टिसिपेशन आ रहा है। कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपना योगदान बाजार में देते हुए दिख रहे हैं और इस पूरी तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है मजबूत ग्लोबल मार्केट्स। गुरुवार को जब अमेरिकी बाजार बंद हुए मजबूत थे, आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स पौने 200 पॉइंट ऊपर थे। इससे उम्मीद यह है कि अमेरिका में एक तेजी भरा सेशन रहेगा। यूरोप मजबूत था, पहला। दूसरा, FIs की तरफ से खरीदारी लगातार होती दिख रही। तीसरा, वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और चौथा, टेक्निकली बाजार बेहद मजबूत है। पांचवा, पुट कॉल रेशियो लाइटर नोट पर है जिससे बाजार में तेजी के लिए और जगह बनती हुई दिखी है। और छठा, जिस तरह का मूड माहौल और सेंटीमेंट है उस हिसाब से फिर से और खरीदारी होती दिख रही है। ये वो तमाम कारण हैं जिसके चलते भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा। जी अनिल जी, अब कल के लिए क्या तैयारी की जा सकती है, स्ट्रैटेजी क्या बनाएं और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, ये हम आपसे जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले बाजार के कुछ और एक्शन पर नजर डाल लेते हैं और सीधे हमारे सहयोगी कुशल का रुख करते हैं। कुशल, जरा बताएं आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार जो है ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए दिखे। अगर आप खासकर निफ्टी और जो है सेंसेक्स को देखें तो, और यहां पर सबसे बढ़िया तेजी जो बनती हुई नजर आई वो था मेटल काउंटर और साथ साथ IT स्पेस। दमदार तेजी आप देखिए यहां पर आती हुई दिखी, जहां पर आप मेटल स्पेस में देखें टाटा स्टील 8-9% का दमदार उछाल यहां पर रहा। इसके अलावा बाकी तमाम जो मेटल काउंटर्स थे वहां पर भी 6 से 7% की इंट्राडे अपमूव जो है हमें दर्ज होती हुई नजर आई। वहीं IT स्पेस में देखें तो बाजार का दिग्गज TCS 4% का दमदार उछाल यहां पर आता हुआ नजर आया। और साथ ही अगर आप देखें तो कोफॉर्ज, HCL टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में भी बहुत ही बेहतरीन 3-4% की तेजी यहां पर भी इक्वली जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता हुआ नजर आया। PSU स्पेस में भी अगर आप देखें तो NHPC मार्केट का टॉप गेनर था आज इस सेगमेंट में। साथ ही BHEL, ONGC जैसे शेयरों में भी 3 से 4% का मूव हमें
रिकॉर्ड होता हुआ नजर आया। साथ साथ अगर आप ऑटो स्पेस की भी बात करें तो अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स जो दमदार दिसंबर बिक्री के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। एक ओवरऑल सीवी साइकिल में जो है आपको रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और अंत में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंकिंग वहां पर लूजिंग ग्राउंड्स थे। आज बाजार की तेजी में भी यहां पर मुनाफावसरी देखने को मिली। यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें 1.25% की गिरावट थी। और अंत में जीके हिट कॉल्स की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में दिया गया था। अशोक लेलैंड सुमित जी ने रेकमेंड किया था। साथ ही सन फार्मा जो था बसीन जी का, वहां पर भी बेहतरीन तेजी आज के सत्र में रिकॉर्ड होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम काफी स्ट्रांग जो है आज भी बंद होता हुआ नजर आया। बहुत शुक्रिया कुशाल फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। अब वीके शर्मा जी के पास चलते सीधे। शर्मा सर, नए साल में बाजार के इस मूड और माहौल को देखकर क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्या ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है? और एज यूजुअल कल के लिए इंट्राडे पिक हम आपसे जानेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जा सकती है वो भी बताइए। नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं इस बात का कि मुझे ये बजट के पहले की तेजी काफी चलती हुई दिखती है और ये सीरीज भी अच्छी रहेगी। मुख्य कारण इसका यह है स्वाति जी कि हमने जो स्टॉक फ्यूचर में जो एडिशन देखा है इस सीरीज की, जो हमने शुरुआत की, वो करीब 52 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। 52 करोड़ रुपए नहीं, 52 करोड़ शेयर ज्यादा हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये ऐसा लगता है कि ये 13% जैसी इंक्रीज है। ये दरअसल है नहीं, क्योंकि ये जो 52 करोड़ शेयर इंक्रीज हुए हैं ये छुटल्ले शेयर हुए हैं। जैसे 40 करोड़ तो आप ये समझिए कि आइडिया के हैं और 12 करोड़ आपके जीएमआर के हैं। तो इनसे कोई मार्केट के इंडेक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सेंस में ये मार्केट लाइट है, चिंता की बात नहीं है, अच्छा ही जाएगा। एक, अब आपकी क्वेश्चंस के ऊपर आते हुए, अगर एक दिन के लिए कोई स्टॉक लेना हो तो ऐसा स्टॉक चुना है जो आईटी क्षेत्र का है और टाटा ग्रुप कंपनी है, टाटा एलेक्सी। ये अपने उच्चतम लेवल पे बंद हुआ है, तो इसको 1885 रुपए जहां पे क्लोज हुआ खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 1862 का, इसका टारगेट रहेगा 1950। एक ऑल टाइम हाई जो बनाया है इसने 5 दिन के अपने कंसोलिडेशन के, जो कंसोलिडेशन था उसको तोड़ के बनाया है। अब एक सप्ताह के लिए अगर कोई स्टॉक लेना हो तो वो है एसबीआई कार्ड्स। ये इसका जो उच्चतम लेवल है वो तो है करीब 918 और अभी ये क्लोज हुआ है 889, यानी कि 889। यहाँ पे आप खरीदें, स्टॉप लॉस रखें 865 का और आपका टारगेट रहेगा 940। ये ध्यान रखिए कि 918 का जो उच्चतम लेवल था उसको जब क्रॉस करेगा तो उसके बाद में और फर्दर फ्लेयर अप हो सकता है। तो आप चाहें तो अपने ऊपर के लेवल को रख सकते हैं, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाइए और हो सकता है टारगेट से ज्यादा भी आपको वीक भर में आपको रिटर्न्स मिलते दिखाई दें। की पसंद, एक दिन के लिए टाटा एलेक्सी में खरीदारी की सलाह और एक हफ्ते की मतलब पोजिशनल व्यू एसबीआई कार्ड्स में रखने के लिए वो सजेस्ट कर रहे हैं। कुछ और खबरों का रुख जरा करते हैं। नतीजे पेश होने जा रहे हैं कई कंपनियों के और मुख्य तौर पर आईटी कंपनियों की अगर बात की जाए तो वो भी तैयारी में है। और इन नतीजों से पहले आईटी शेयरों में हमने देखा जबरदस्त तेजी है। आखिर क्या है आईटी शेयरों में और तेजी के ट्रिगर्स? कुशल आपके पास फिर से आ रहे हैं। आईटी शेयरों में तेजी की और वजह क्या है? जी, तो इस बारी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि Q3 के जो आंकड़े हैं वो काफी बेहतर साइड पर देख सकते हैं। एनालिस्ट ऐसा मानकर चल रहे हैं। खासकर अगर आप दिग्गज कंपनी टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो की बात करें तो तिमाही आधार पर 2 से 3% का उछाल ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इनकी आय में। और यही नहीं, अगर आप FY22 की गाइडेंस भी बात करें तो वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट स्पाइक जो है एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डील इनफ्लोस काफी बेहतरीन है। अगर आप देखें तो डाइमलर और मेट्रो एजी के साथ जो इंफोसिस और विप्रो का करार हुआ है वो काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकी आय में। और साथ साथ अगर आप देखें तो बीएफएसआई स्पेस यहां पर देखना होगा कि किस तरह की अब आईटी क्लाइंट स्पेंडिंग की जो है आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पर जो मोमेंटम बना हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर वो काफी बड़ा फोकस एरिया है और आगे के लिए भी आईटी स्पेस में ये एक बहुत ही बड़ा की ग्रोथ सेक्टर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल इस वजह से आप देखिए Q3 आंकड़े की जो एक्सपेक्टेशंस है आईटी सेक्टर दोबारा फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया कुशल, एक बार फिर से आपका आईटी सेक्टर पर जानकारी देने के लिए। शर्मा जी, आईटी स्पेस से
कोई शेयर आप सजेस्ट करेंगे? जी, टाटा एलेक्सी अभी सजेस्ट किया, एक और दूसरा मैं ऑप्शन सजेस्ट करने वाला हूं। और वैसे हम ये कह चुके हैं कि आप जो बड़े जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भले ही वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो या फिर आपका इन्फोसिस हो, आप इनमें आराम से पोजीशंस बना सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो दमखम है कि अगर कोरोना का कोई भी वेरिएंट आए, ये अपने घर से काम कर पाएंगे, इनके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा। ऊपर से अगर किसी प्रकार का डिसरप्शन होता है तो उसके लिए भी आईटी काम आती है। तो ये वो हैं जो हर तरह से कमा सकते हैं। तो साल के शुरुआत में भी मैंने मतलब बीच के करीब 6 महीने पहले मैंने बोला था कि भाई ये तो जो स्टॉक्स हैं आप 50% जैसा आपका एक्सपोजर हो भी सकता है, बिकॉज ये ऐसा सेक्टर है, लेकिन इतना कोई रखता नहीं है। आप रखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आईटी क्षेत्र बिल्कुल सेफ है और यहाँ पे विजिबिलिटी भी है और इनके मार्जिन भी एक्सपेंशन आगे दिखते हैं। ओके सर, तो आईटी के बाद जरा स्टील पर फोकस बढ़ाते हैं, क्योंकि स्टील कीमतों में तेजी क्यों है ये भी एक बड़ा रीजन है हमारा चर्चा करने का। स्टील सेक्टर पर मैनेजमेंट भी बुलिश हो गए हैं और ये जरा समझते हैं इसके अहम ट्रिगर्स आशीष से। आशीष, जरा बताएं क्यों फोकस में है स्टील कंपनियां? देखिए, स्टील की कीमतों में पिछले 6 महीने से तेजी देखी जा रही है और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी कंपनी जो है प्राइस हाइक करेंगी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो बता रही है कि कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी 1000 रुपये प्रति टन का प्राइस हाइक कर दिया है। दरअसल अगर आप देखें तो इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो दोबारा शुरू हो गई है। ऑटो बिक्री के आंकड़े बढ़िया आ रहे हैं, जिसके चलते जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं इनकी भी मांग में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। चाइना में अगर आप देखें तो डोमेस्टिकली मांग काफ़ी बढ़िया है, यानी ग्लोबली ओवर सप्लाई का खतरा नहीं है। एक और कारण ये भी है कि आयरन ओर की कीमतें अगर आप देखें तो जून के निचले स्तरों से वहां पर करीब 84% का उछाल देखने को मिला है। आयरन ओर की कीमतें जब 100 रुपये प्रति टन बढ़ती हैं तो स्टील कंपनी को 200 रुपये प्रति टन जो है प्राइस हाइक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टाटा स्टील का मैनेजमेंट है, इनकी तरफ से आगे के आउटलुक को लेकर काफ़ी बढ़िया कमेंट्री आती हुई दिखी थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि जो स्टील सेक्टर है इसकी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ के बराबर देखने को मिले। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अभी तक ये आंकड़ा हमेशा जो जीडीपी ग्रोथ है उससे नीचे ही स्टील सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिली, यानी जो आउटलुक है वो और एनकरेजिंग नजर आ रहा है। अब दरअसल देखें तो स्वाभाविक है कि इसका असर जो है स्टील कंपनियों पर देखने को मिलेगा और जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं जैसे सेल और टाटा स्टील, इनको ज्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। इसके अलावा एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, इनके ऊपर भी आपको फोकस बनाना है, क्योंकि दोनों कंपनी जो है डायरेक्टली कोरिलेटेड है स्टील की मांग से लेकर, तो इन स्टॉक्स पर भी आप अपना फोकस बनाए रखें। शुक्रिया आशीष, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और शर्मा जी, स्टील स्पेस में आपका कोई फेवरेट शेयर? जी, टाटा स्टील है, जीएसडब्ल्यू है। इनमें कभी अभी हमारे जो लेवल हैं उन बताए हुए हैं उनके ऊपर ही चल रहे हैं, तो आप इनमें निवेशित रह सकते हैं और जो हवा है उसके अंदर अपनी पतंग को पूरी तरह से ढील छोड़िए, उड़ने दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करें। एमएनएम की सब्सिडरी सैमसंग मोटर्स दिवालिया हो गई है और इसका एमएनएम की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता दिख सकता है। ऐसे में अब जो एमएनएम है उसके शेयरों में तेजी करे या फिर मंदी, और एमएनएम में तेजी और मंदी के तर्क हमें बताने के लिए हमारे साथ है वरुण। वरुण, बताएं एमएनएम पर बुल वर्सेस बेयर की आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, एमएनएम को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बुरी खबरें आई है। इसके लिए पहले बेयर्स का तर्क आपको बताता हूं। तो बेयर्स का कहना है कि सैंगयोंग, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है। उसका सीधा इंपैक्ट इस कंपनी के यानी कि एमएनएम के फाइनेंशियल्स पे भी होगा। तो बुल्स का कहना है कि नो डाउट इस कंपनी ने बैंक्रप्सी जरूर फाइल की है, लेकिन इसके लिए नया निवेशक ढूंढा जा रहा है। और इनफैक्ट पवन गोयनका खुद कह चुके हैं कि 28 फरवरी तक कोई ना कोई नई डील जो है सैंगयोंग के लिए हो जाएगी। इस पर बेयर्स का कहना है कि सैंगयोंग को छोड़िए, फोर्ड के साथ जो इनकी जेवी थी वो भी रद्द हो चुकी है। तो इस पे बुल्स का कहना है कि वो जेवी रद्द हो चुकी है, लेकिन उसका कोई बड़ा इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नहीं होगा। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट लॉन्च है वो अभी भी जस के तस है। और थार देखिए, दिसंबर में इस कंपनी ने 6500 यूनिट्स की बुकिंग भी कर दी है। बेयर्स का कहना है कि महीने दर महीने आप देखिए ट्रैक्टर की बिक्री जो है उसमें करीब 31% के आसपास की गिरावट देखने मिली। यूटिलिटी व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में भी गिरावट है। लेकिन बुल्स का कहना है आप मंथ ऑन मंथ छोड़िए, साल दर साल ट्रैक्टर्स की जो बिक्री है उसमें 25% का उछाल देखने मिला है। तो इस पर बेयर्स का कहना है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई की कमी के चलते कंपनी के जो Q4 है वहाँ नतीजे थोड़े ढीले रह सकते हैं। तो इस पर बुल्स का कहना है कि आप सेमीकंडक्टर को छोड़िए, इस कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडरीज है जिनका आगे चल के IPO आएगा तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा।
बेयर्स का कहना है, आप देखिए बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या टारगेट दे रहे हैं। जेफरीज का इस कंपनी पे 460 का टारगेट है। तो बुल्स का कहना है कि नमूरा की तो ये टॉप पिक है और 923 का टारगेट जो है वो नमूरा इस काउंटर पे से जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वरुण। इनफैक्ट आप बने रहिए हमारे साथ, पेपर शेयरों पर आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और इसके पीछे के जो अहम ट्रिगर्स हैं वो जरा बताएं वरुण। देखिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है, तो ये होता है ऑफिसेस, स्कूल्स और कॉलेजेस में। और जब से लॉकडाउन हुआ है ऑफिसेस, स्कूल्स और कॉलेज सब बंद थे, इसके लिए पेपर की डिमांड कम थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो कोविड की वैक्सीन मिलने के बाद लगातार काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को शुरू करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए बिहार, उड़ीसा, केरला, कोलकाता, नासिक, पुणे, ये काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कहीं ना कहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उनको शुरू करने की बात की जा रही है। और याद रखिए, राइटिंग और प्रिंटिंग ये जो ओवरऑल सेगमेंट है ये स्कूल्स और कॉलेजेस को केटर करता है और किसी भी पेपर कंपनी के लिए उसकी कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 30% के आसपास जो है राइटिंग और प्रिंटिंग का जो सेगमेंट है वहीं से आता है। और यहाँ डिमांड कम होने के कारण पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पेपर इंडस्ट्री जो है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है महज 50-60% के आसपास रह गई थी। तो जैसे जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे और जैसे जैसे ऑफिसेस खुलेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे जो पेपर की डिमांड है वो फिर से लौटेगी। और इसी एंटिसिपेशन में अगर आप देखें तो जो पेपर स्टॉक्स हैं उनमें आज जम के खरीदारी देखने मिली है। जी, बहुत शुक्रिया वरुण इस खबर पर भी अपनी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ हैं मौजूद शो में भी। शर्मा सर, अब आज आप दर्शकों को कल की बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं? जी नमस्ते स्वाति जी और सेगमेंट के दर्शकों को दोबारा नमस्ते। दो ऑप्शन हैं हमेशा की तरह और दोनों ही उन सेक्टरों से हैं जो आजकल चल रहे हैं और रिलेटिवली सेफ समझे जाते हैं। पहला तो फार्मा, तो यहाँ पे मैं ग्लेनमार्क को चुन रहा हूँ। ये बता दूं कि ग्लेनमार्क मेरे पास खुद के पोर्टफोलियो में भी थोड़े से स्टॉक हैं, हालांकि हम एफएनओ में डील नहीं कर सकते हैं। तो जनवरी की 520 की कॉल एफएनओ में इसमें ग्लेनमार्क पे ली जा सकती है। 22 रुपये 95 पैसे पे जो लास्ट क्लोजिंग है वो मैं आपको भाव बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखें 19 रुपये का और इसके अंदर टारगेट रखेंगे आप 29 रुपये का। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोफोर्ज और आईटी क्षेत्र के स्टॉक्स वापस डिमांड में हैं। और याद रखिए कि कोफोर्ज ने एक बहुत ही तगड़ा नया हाई बनाया था अक्टूबर महीने के अंदर और अब ये करीब ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो चुका है, जो लेवल था उससे भी ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 2900 की कॉल जो क्लोज हुई है करीब 118 रुपये पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 9.5 रुपये का और टारगेट रहेगा इसके अंदर 150। माफ कीजिए, इसमें कहीं गड़बड़ है, 11 रुपये 80 पैसे, 9.5 और 15 रुपये होगी। तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उनको आप देख लीजिए, वो सही है। ठीक है जी, तो 150 रुपये ही टारगेट है इसका। स्टॉप लॉस रखें 95 रुपये का। तो ये दोनों ऑप्शंस, और आप ध्यान रखिए इनके अंदर 5 या 6 दिन से ऑप्शन के अंदर आप ज़्यादा नहीं रुकिए। तो अगर ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए और अंततः प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जी, ओवर टू यू स्वाति। जय हिंद। जी, चल आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या रखे आप स्ट्रैटेजी। सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, अब बाजार तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे और स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात साफ है कि बाजारों का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और हर एक गिरावट में, डिप में जो दिन के दौरान आती है उसमें खरीदारी होती है। तो आज भी 13,950 के आसपास का जो लेवल बना वहां पर खरीदारी होती दिखी। अब 13,925 14,000 कल के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। संकेत तो हम लेंगे, जाहिर सी बात है कि अमेरिका में किस तरह का आज कारोबार होता है। कल सुबह अमेरिकी बाजारों में डाउ फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। अगली हल्की रुकावट का लेवल 14,200 का है और उसके पार निकलने के बाद बाजारों की तेजी की रफ्तार और बढ़ती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है,
31,900 31,100 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम आती दिख रही है और ऊपरी स्तरों पर 31,500 के आसपास आकर बार बार बैंक निफ्टी रुकता अटकता हुआ दिख रहा है। एक बार 31,500 को पार किया तो बैंक निफ्टी फिर 500 पॉइंट की और तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, दिन के दौरान जो अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार एक बार आते हैं वहां पर पूरी तरह से खरीदारी करने का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तेजी के मार्केट में आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, क्योंकि बाजार में एक तरफा तेजी हो रही है और रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सिंपल 13,900 13,950 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और तेजी में आगे और पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके नीचे जाए तो ही हल्की चिंता करने की बात है, लेकिन ओवरऑल अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजारों में कारोबार होने की संभावना आगे भी दिख रही है। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बाजार पर बताने के लिए। शर्मा सर, अब लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म पिक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे आज? जी अब देखिए, इस माहौल के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, पर हमारे लोगों ने अभी जो एनालिस्ट ने 6-6 महीने के रिपोर्ट्स निकालने शुरू कर दिए हैं, तो मैं अगले 6 महीने के लिए आपको बता रहा हूँ। और वो जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है दवाई के क्षेत्र से ल्यूपिन। तो ल्यूपिन जिसका भाव है अभी करीब 1,027 रुपए, वो आप ले सकते हैं। हमारा एनालिस्ट समझता है कि अगर कमजोरी हो तो 980 रुपए तक भी ये नीचे गिर सकता है। तो आप चाहें तो दोनों लेवल पे एवरेज कर लें। एवरेज करेंगे तो आपकी रिटर्न थोड़ी बेहतर हो सकती है। हमारा टारगेट है 1155 का, आपकी रिटर्न बैठेगी करीब 15%। और अगर आपने करंट भाव पे लिया तो आपकी रिटर्न कम बैठेगी करीब 12.5%। लेकिन ये 6 महीने का ही टारगेट है। ये क्यों पसंद है ये स्टॉक? पहले ये समझिए कि अमेरिका के अंदर इसकी जो सेल होती है वो भारत से ज्यादा है। 38% जो हिस्सा है वो अमेरिका से आता है और वहां पे प्राइसिंग है। भारतीय बाजारों के अंदर इनका 34% है और ये कंपनी एपीआई भी बनाती है, तो वो एक फर्दर इसको फायदा है। अब ये इसलिए पसंद है कि इसका 2020 मार्च 2020 की जो अर्निंग थी करीब 18 रुपए 60 पैसे की, वो हमारा मानना है कि 2023 के अंदर ये अर्निंग्स पहुंच जाएगी 52 रुपए 70 पैसे पे। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो अगले 3 साल के अंदर 10% सालाना, और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगा उसकी अपेक्षा है हमारे एनालिस्ट की करीब 39%, यानी कि 39% ये इंक्रीज हो सकता है। तो ये न सिर्फ अगले 6 महीने के लिए स्टॉक अच्छा है, आगे भी आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहें तो दोबारा जी से बात करके इसको पूछ सकते हैं। इसको ड्राइव क्या करेगा? ड्राइव ये करेगा कि कंपनी ने बोला है कि बताया है कि पहले 2 क्वार्टर थे, पहले 6 महीने के अंदर जो मार्जिन थी वो 15 और 16% क्रमशः रहा है। आगे इनका मानना है कि ये जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 इनके अंदर मार्जिन करीब इनके करीब आ सकते हैं 18 से 20% तक। तो एक बढ़े हुए मार्जिन, और ऊपर से जो इनहेलर जो कंपनी ने लॉन्च किया है और इनके जो डायबिटिक ड्रग्स हैं और जो थायराइड के जो ड्रग्स हैं, ये आगे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 5 एनडीए इन्होंने पहले ही फाइल किए हैं और साल भर के अंदर इनकी गाइडेंस है करीब 15 से 18 के बीच में टोटल ये इस साल एनडीए फाइल कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए एक उम्दा स्टॉक। ओवर टू यू। जी, ल्यूपिन में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह शर्मा जी की। ओके, अब आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी से बात करते हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन में कहां स्ट्रैटेजी बनाएं? गुड इवनिंग स्वाति जी। कल के लिए मैंने चुना है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जिसका 185 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। ये आज के क्लोज करीबन 10 रुपए 50 पैसे के लेवल पे हुआ है। स्टॉप लॉस इसी लेवल पे बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस 8 रुपए 50 पैसे का लगाना है। पहला लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 16 रुपए का। ओके, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। साथ ही शर्मा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ आज शामिल हुए। और हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर कल फिर से होगी मुलाकात। बताएंगे कमाई के ढेरों मौके और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।